दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजू कुमुद दीदी का इकलौता पुत्र है, बेहद आज्ञाकारी व लाडला। पढ़ने लिखने में उसका मन कभी न लगा, सो पिता ने अपने व्यवसाय में ही उसे माहिर बना दिया। राजू का व्यक्तित्व अब निखर गया था। नीले रंग के सूट में वह खूब जच रहा था। वैसे उस पर तो कुछ भी जच सकता था। माँ का गोरा रंग, भूरे घुंघराले बाल व पिता की 6 फुट की ऊंचाई उसने विरासत में जो पाई थी। शादी कब कर रही हो तुम इसकी? सभी मिलने वालों का एक ही प्रश्न था। हाँ, कर ही दो शादी। अब तो लड़का काम पर भी लग गया है। कहो तो अपनी चचेरी बहन की ननद से बात चलाऊं। शोभा कुमुद दीदी के पास सरक आई। ऐसी जल्दी भी क्या है, मुझे बहू चाहिए, लाखों में एक। लड़की गोरी चिट्टी तो होनी ही चाहिए। तुम्हारी बहन की ननद का रंग तो काला है। कुमुद दीदी ने मुंह बिचकाया। शोभा के इस अपमान से पास ही खड़ी शारदा की आंखें चमकने लगी। वह बोली, कुमुद मेरी जेठानी की लड़की है। वे लोग तुम्हारा घर भर देंगे, पूरे 25 लाख रुपए नगद देने को तैयार हैं। दीदी को यह लुभावना प्रस्ताव भी डिगा न सका। पूछा, लड़की देखने में कैसी है, पढ़ी लिखी कितनी है? सुनते ही शारदा का मुंह उतर गया। हौले से बोली, 8वीं पास है। लेकिन तुम्हें पढ़ी लिखी लड़की का क्या करना है? नौकरी थोड़े ही करवानी है। न सही नौकरी, पर 2-4 लोगों में उठने बैठने लायक तो हो। न बाबा न, मुझे लड़की देख परख कर ही चुननी है। ऐसे ही अनेक लुभावने प्रस्तावों को कुमुद दीदी निर्ममता से पैरों तले रौंदती चली गई। कहीं लड़की का रंग आड़े आ जाता, कहीं कद काठी, तो कहीं पढ़ाई लिखाई। कुमुद दीदी को बहू चाहिए थी सर्वगुण संपन्न, दिखने में अत्यंत रूपवती, पढ़ी लिखी, घर के कामकाज में माहिर, सिर झुकाकर सभी की आज्ञा शिरोधार्य करने वाली। राजू की उम्र आगे सरकती जा रही थी। दीदी की तलाश अभी भी जारी थी। एक दिन मैंने दीदी को समझाने का प्रयास किया, अब तुम लड़की जल्दी से ढूंढ लो। इस अगस्त में राजू 28 साल पूरे कर लेगा। अब देरी ठीक नहीं। कहाँ ढूंढ लूँ? कोई अच्छी लड़की मिलती ही नहीं। लगता है हमारे यहाँ लड़कियों का अकाल पड़ गया है। किसी में कुछ नुक्स है तो किसी में कुछ। अब हमें एक ही तो बहू चाहिए। आंखों से देखते हुए मक्खी कैसे निगल ले? उत्तर में वे फट पड़ी थी। क्यों, तुम्हारी सरला चाची की लड़की सुषमा में क्या कमी है? तुमने पिछली बार उसकी कितनी प्रशंसा की थी। वह तो बड़ी बेशर्म लड़की है, पूरे समय खीखी करके हंसती रहती है। किसी का कोई लिहाज ही नहीं। हमें बहू चाहिए, जोकर नहीं। मुझसे अब चुप न रहा गया। रूपा को तुमने चुप रहने पर नापसंद किया था। कहा था कि बहू चाहिए, पत्थर की मूर्ति नहीं। पता नहीं कैसी लड़की पसंद आएगी तुम्हें। कोई जोकर है, कोई पत्थर की मूर्ति, तो कोई रेल का इंजन। देखो, देर होने से पहले ही संभल जाओ। पर उन्हें समझाने के मेरे सभी प्रयास निष्फल रहे। अब तक राजू की उम्र 30 पार कर चुकी थी। हार कर मैंने राजू को ही समझाने का प्रयास किया, परंतु उसने रुखाई से उत्तर दिया, ये सभी बातें तो माँ ही बेहतर समझती है। मुझे अपनी पसंद पर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं लड़की कैसी निकल आए। फिर एक दिन गर्व से फूली न समाती कुमुद दीदी मेरे घर आई। साथ आए नौकर ने फलों से भरी टोकरी और मिठाई का डिब्बा मेज पर रख दिया। इस बुधवार को हमारे राजू की सगाई है। हमारी बहू है लाखों में एक। बहुत बड़ा घराना तो नहीं है, पर बिटिया है सुंदर, सुशील और समझदार। उन्होंने गर्व से घोषणा की। राजू की सगाई धूमधाम से हुई। कुछ समय बाद ही विवाह का न्योता भी मिला। शादी का कार्ड देखकर सभी मुग्ध हो गए। कुमुद दीदी की बहू रीनी वास्तव में ही अत्यंत रूपवती थी। हम सभी ने चैन की सांस ली। राजू के विवाह के तुरंत बाद ही मुझे किसी कारणवश 2-3 महीने बाहर रहना पड़ा। लौट कर आई तो कुमुद दीदी से मिलने पहुंच गई। खूबसूरत और हरे भरे लॉन की दुर्दशा देखकर एक क्षण को मेरे कदम ही रुक गए। लगा मानो किसी और के घर में आ गई हूँ। हिम्मत करके मैं आगे बढ़ी। मैं द्वार पर ही थी कि अंदर से आने वाले स्वरों ने मुझे वहीं ठिठक कर रुक जाने पर बाध्य कर दिया। इस टोका टाकी से मैं तंग आ चुकी हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? कब तक लौटोगे? इतना दखल अब बर्दाश्त नहीं होता।
बेहतर होगा कि अब आप हमारे मामलों में दखल देने के स्थान पर अपने कमरे में ही रहकर कुछ काम धाम करें। इसके साथ ही द्वार धड़ से खुल गया। पूरी तरह से आधुनिक कटे हुए बालों को एक झटका देकर मेरी ओर देखे बिना रिनी सैंडल खटकाती तेजी से बाहर निकल गई। निरीह गाय सी खड़ी कुमुद दीदी ने मुझे देख लिया था, इसलिए भीतर जाना ही पड़ा। आओ आओ, आज बहुत दिनों के बाद आना हुआ। रिनी अभी अभी किसी जरूरी काम से बाहर गई है, नहीं तो वही तुम्हारा सत्कार करती। शायद पहचाना नहीं उसने तुम्हें। फीकी सी मुस्कान के साथ वे आवश्यकता से कुछ अधिक ही बोल गई थीं। फिर रुक कर पूछा, क्या लोगी, ठंडा या चाय? घर का हुलिया व दीदी को देखकर चाय तो क्या, पानी पीने का भी मन न किया। वे भद्दे से रंग की एक फीकी सी साड़ी पहने थी, जिसका आंचल धूल से सने हुए कालीन पर झाड़ू लगा रहा था। माथे पर लगी सिंदूर की बिंदिया पसीने की बहती धारा के साथ नाक मुंह पर नक्शा बना रही थी। उनके हाथ में झाड़न था। दर्पण सा चमकता दीदी का घर बदला बदला लग रहा था। जगह जगह धूल की परतें, मकड़ी के जाले व बिखरे वस्त्र। पहले इसी हॉल को सजाने में दीदी ने न जाने कितना खर्च आवश्यकता न होने पर भी किया होगा। रसोई नवीनतम उपकरणों से सजी थी। स्नान घर का तो वास्तव में जवाब ही नहीं था। इतने सारे तामझाम के बिना इस परिवार का काम ही नहीं चल पाता था। आज भी दीदी के वैभव में तो कोई कमी नहीं आई थी, पर उनकी वह शाही तबीयत कहाँ खो गई। मैंने हैरानी से पूछा, नौकर कहाँ है? दीदी, तुमने यह क्या हाल बना रखा है? रामू छुट्टी पर है। वैसे रीनी को उसका किया काम पसंद भी नहीं है। कहती है 4 जनों के परिवार में नौकर का क्या काम। बड़ी समझदार लड़की है। कुमुद दीदी की बातों से झूठ साफ झलक रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करके मैं भी लौट आई। 2-2.5 माह बाद किसी काम से बैंक गई थी कि अचानक एक सतरंगी आंचल ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। देखा तो रीनी थी। बात करने की इच्छा तो नहीं हुई, पर कुमुद दीदी का हालचाल पूछने की जिज्ञासा अवश्य थी। इतने में वह स्वयं ही मेरे पास आ खड़ी हुई। दीदी कैसी है? मैंने पूछ ही लिया। ठीक है, हम लोग कल ही उनसे मिल कर आए हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें कर वह चली गई। मैं सोचने लगी, मिलकर आए हैं? मिलकर आए हैं का क्या अर्थ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी ने वह घर ही छोड़ दिया हो? वैसे भी रीनी और राजू के साथ उनके संबंधों में कड़वाहट आ ही गई थी। किंतु कुमुद दीदी ने जीवन में कभी हार कर पलायन करना नहीं सीखा था। कैसा भी दुख हो, उन्होंने मुंह खोलकर किसी से शिकायत नहीं की थी। सदा परिस्थितियों का डट कर सामना किया था। क्या वे हार मान सकती हैं? विचार थे कि लगाम तोड़कर इधर उधर भागे ही जा रहे थे। इसी उधेड़-बुन में मेरे पैर अनजाने ही कुमुद दीदी के घर की ओर ही मुड़ गए। दरवाज़ा दीदी ने ही खोला। उन्हें देखकर मैंने राहत की सांस ली। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो? अंदर आओ। ये तो वही पुरानी वाली कुमुद दीदी थी। वेशभूषा वैसी ही गरिमामय, मुख पर फिर वही तेज। घर का भी काया पलट हो चुका था। बैठते ही नमस्कार कहकर एक नौकर 2 गिलासों में जूस लाकर रख गया। मेज पर रखी हुई पत्रिकाओं को एक ओर सरकाते हुए कुमुद दीदी ने पूछा, हाँ, आज अचानक कैसे आना हुआ? सुबह बैंक में रीनी मिली थी। ओह रीनी, क्या वे लोग अब यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहते? कुमुद दीदी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, नहीं, रीनी का स्वभाव तो तुमसे छिपा नहीं है। राजू की शादी के बाद हम लोग पूरा व्यवसाय उसी को सौंप कर निश्चिंत हो गए थे। बस शायद यहीं से रीनी को यह महसूस होने लगा कि वही घर की मालकिन है। फिर मैंने भी तो चाबियां उसी को थमा दी थी, लेकिन हम लोग तो उसे बोझ लगने लगे। राजू भी उसी की सुनता था। पिछले दिनों मेरे भांजे का तबादला यहाँ हो गया था। वह पूरे परिवार को लेकर मिलने आया। मकान मिलने में 2-4 दिन लग ही जाते। अब हमारी कोठी इतनी बड़ी है कि कोई भी महीने 2 महीने आराम से रह सकता है। उसे रुक जाने को कहा तो रीनी ने ऐसा हंगामा किया कि पूछो मत। हमारी तो छोड़ो, उन लोगों का भी बहुत अपमान किया। तुम्हारे जीजा जी का भी लिहाज न किया। इतने पर भी राजू चुपचाप सुनता रहा। कुमुद दीदी की आंखें भर आई।
उन्हें पोंछकर दृढ़ स्वर में आगे बोली। उसी दिन हमने यह फैसला किया कि राजू और रीनी का अलग हो जाना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। उन्हें एक फ्लैट खरीद कर दे दिया है, व्यापार भी धीरे धीरे अलग कर देंगे। असल में रीनी को गलतफहमी ही यही थी कि राजू हमारा इकलौता बेटा है और उसकी जुदाई हम शायद सह नहीं पाएंगे। पर अब जब राजू ही पराया हो गया तो उसका क्या मोह करना। लेकिन रीनी तो कह रही थी कि वे लोग कल यहाँ आए थे। मैंने पूछ लिया। हाँ, राजू और रीनी ने बहुत माफ़ी मांगी, पर मैं अडिग रही। मेरे लिए वे दोनों अनमोल हैं, किंतु एक बार रस्सी टूट जाए तो जुड़ने पर भी गांठ रह ही जाती है। दूर रहकर पास होना बेहतर है, साथ साथ रहकर दूर हो जाने से। अब हम लोग तीज त्योहारों पर ही मिलते हैं। कोई खुशी हो या दुख मिल बांट सकते हैं। सच मानो तो अब हम पहले से अधिक पास पास हैं। दीदी की बातें सुनकर मैं मन ही मन उनके इस निर्णय का अवलोकन करने लगी। शायद दीदी ने वक्त को देखते हुए सही निर्णय लिया था। अगर अपनों का प्यार बना रहे फिर दूरी क्या मायने रखती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।